जय हिंद फ्रेंड्स जैसा कि हमारे यूजीसी के नेट के पाठ्यक्रम में एक यूनिट ही पूरा कहानियों को समर्पित है। तो उसी कहानी की श्रृंखला में आज आप सभी के बीच कहानी प्रस्तुत है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, ये कहानी है माधवराव सप्रे जी द्वारा रचित कहानी, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी। माधवराव सप्रे के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी लें तो इनको निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में जाना जाता है। और ये जब कहानी लिखी गई, ये एक टोकरी भर मिट्टी, सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं था, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के गांव पिंडरा से छत्तीसगढ़ मित्र नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली। और ये पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष ही चला था, और भी पत्रिकाएं वगैरह निकाली गई थी। तो ये जो कहानी हमको एक टोकरी भर मिट्टी कहानी देखने को मिलता है, ये बेसिकली उसी पत्रिका में थी कहानी। एक तरीके से देखा जाए हमारी हिंदी के क्षेत्र में ये भी है कि कौन सी कहानी पहली है, कौन सी दूसरी है। लेकिन अभी तो ये है कि हिंदी की पहली कहानी को एक तरीके से कहानी का जो संपूर्ण विवरण देखा जाए, कहानी के जो तत्व निहित होने चाहिए, वो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में ही देखने को मिलता है। ये जो कहानी है माधवराव सप्रे जी के जीवन संघर्ष, उनके साहित्य साधना, पत्रकारिता के विकास में उनके योगदान, लगातार निरंतर देखा जाए तो राजनीतिक सक्रियता को याद करते हुए कहानी जो हमारे बीच एक टोकरी भर मिट्टी है, जो कि एक तरीके से कहानी तो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ है। ये आज की जो यथार्थ, जो हमारे समाज की सच्चाई अभी भी है और जो समस्या पहले भी थी, सबसे बड़ी चीज ये कि वर्ग भेद, जातीय श्रेष्ठता का भाव जो होता है वो उजागर होता है कि कैसे अहंकार और स्वार्थ से ऊपर कोई व्यक्ति किसी मासूम की समस्या को नहीं देख सकता, किसी एक तरीके से निराश्रित जो महिला है उसकी समस्या को नहीं समझ सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक टोकरी भर मिट्टी जो है, जो संवेदना कहानी में प्रस्तुत करता है, वो कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा। कहानी में 2 ही पात्र हैं बेसिकली, जमींदार और अनाथ विधवा, और उस विधवा की पोती। गौड़ पात्र के तौर पे जमींदार का वकील और विधवा की पोती, ये सब भी थी। कहानी का सारांश वर्ग भेद पर आधारित एक तरीके से कि संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से ही गरीबों और अनाथों का शोषण करते आ रहे हैं। इस कहानी में भी आप देखेंगे कि जमींदार भी अपने महल को बढ़ाने के लिए, ये होता है कि रहने को तो पर्याप्त जगह है, लेकिन जैसा कि सबसे बड़ी समस्या आज का ये है कि जिसके पास जितना है वो संसाधनों पे और कब्जा करता जा रहा है। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो सब चीज़ों के वंचना के शिकार हैं, जबकि इस धरा पे सबके संसाधनों पे देखा जाए तो समान अधिकार होना चाहिए। तो हमारी असमानता की रिपोर्ट में इतनी बड़ी खाई नजर नहीं है। कहानी की शुरुआत ही इसी प्रकार होता है कि शुरुआती दौर में देखें तो जमींदार के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, और भाई उनकी इच्छा हुई, वो कौन दबा सकता है। उसके लिए हो सकता है किसी को कुछ त्याग भी करना पड़े, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो मायने ही नहीं रखता। तो ये पैसों की जो खाई है ना, ये कहानी में बहुत ही रोचकता के साथ प्रस्तुत किया गया है कि जमींदार का मन हो रहा है कि मेरा हाथा इतना बड़ा है और बढ़ा लो, और उस बढ़ाने के चक्कर में एक जो निराश्रित महिला एक तरीके से देखे बेसहारा है जीवन में, एक छोटी सी कुटिया है, उसकी पोती उसके साथ रह रही है और कोई नहीं है उसके साथ, वो इतनी साधन संपन्न नहीं है, लेकिन वो जमाने से वहां पे भले ही बसी है, लेकिन जमींदार का हाथा बढ़ाना है तो उनको उखाड़ फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र जो उस झोपड़ी में मर गया था, पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उसकी वृद्धा काल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपनी पहले की स्थिति याद आ जाती तो मारे दुख से फूट फूट कर रोने लग जाती थी। जब उससे अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना, जब से उसने सुना कि हाँ हाथा बढ़ाने वाले हैं, तो पहले से ही मृत सी हो गई। एक होता है ना कि जहाँ पे हम रहते हैं, हम कितने बड़े से बड़े शहर में चले जाएं, विश्वव्यापी भ्रमण कर ले, लेकिन जो जमीन से एक होता है कि जड़ों से जुड़ाव, वो बात अलग होती है।
और इसीलिए आप देखे होंगे हमारे रीति रिवाज परंपरा में भी, उसको चाहे जो समझे कोई, लेकिन एक गहरी निष्ठा होती है लोगों की कि वो अपनी जगह को जहाँ रहते हैं, जिस मिट्टी से वो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, उसको किसी भी हाल में वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो महिला भी नहीं छोड़ना चाहती, वो बच्ची भी नहीं छोड़ना चाहती। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक जैसी हो गई, पर वह झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहां से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में ही रहने लगी। एक दिन जमींदार मजदूर को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहे थे। उसी समय अनाथ अथवा विधवा जो महिला थी, वो हाथ में एक कटोरी लेकर वहां पहुंचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहते हैं कि हटाओ इन्हें, पर वो गिड़गिड़ा कर बोलने लगती है, महाराज अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वे एक नहीं मानती। वो कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए कि इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दिया। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वह जाते ही उसे पुरानी बातें सारी याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गया था, जिसे वो उठा भी नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इसकी टोकरी को थोड़ा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने सिर पर इसको धर सकूं। और जैसे ही उसने ये कहा कि हाथ लगाइए और धर लो, जमींदार इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि जमींदार तो जमींदार भाई, पूंजीपति वर्ग, वो जमींदार की इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है। मतलब उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन कहने पे, आग्रह पे उठाता है, पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती है। ये देखकर अनाथ विधवा कहती है, महाराज नाराज नहीं हुई, आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती है, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी ऐसी ही पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप इस पर विचार कीजिएगा। बस क्या था, इतना कहना था कि जमींदार एक तरीके से ग्लानि भावबोध से वो भर उठा कि उसका भार आप कैसे उठा सकेंगे जिंदगी भर, जहां इतनी एक टोकरी भर मिट्टी आपसे नहीं उठाई जा सकती। जमींदार साहब ने झोपड़ी बुढ़िया से क्षमा मांगते हुए उसे वापस कर दी। लेकिन एक तरीके से ये कहानी लिखकर माधवराव सप्रे जी ने तत्कालीन समय में वो जो जमींदार के प्रति के खिलाफ एक विद्रोह की जो आवाज है उसको बुलंद कर दी। तो कथानक देखिए सरल है, सहज है, लेकिन यथार्थ जो सच्चाई है समाज को बहुत ही सहजता के साथ रखता है, और साथ ही साथ इस कहानी से लोगों को कनेक्ट भी कर देता है। कैसे कि उस अनाथ विधवा द्वारा उसके प्रति भी हमारे अंदर सामाजिक संवेदना की जागृति होनी चाहिए। मनुष्य अपनी जरूरतों की अधिक लालसा में पथभ्रष्ट हो जा रहा है। सब कुछ पाने की लोलुपता में वो इस कदर पागल है, उसे कुछ भी सामने नहीं मानवता तो वो दरकिनार कर चुका है। तो लेखक ने बड़ी कुशलता से छोटे कथानक के माध्यम से वो चीज नहीं, मन में वो चीज रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी है, लोगों की समस्या को समझना है। जमीन से उठे हो जमीन पर ही रहना है, आकाश में नहीं जाना है किसी को। यहीं पे उठे हो, यहीं का रहे हो, कितने भी ऊपर उठ चुके हो आप, लेकिन वैचारिक स्तर पे अगर आपने अपने स्थिति को ऊंचा नहीं किया है तो फिर आप धरातल पर ही हो। लोगों की नजर में आपके पैसे आपकी कद्र बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी इंसानियत, अगर आपकी इंसानियत है तो लोगों की आंखों में आप ऐसे ही सजे होंगे, फिर पैसे वहां काम नहीं आएंगे। तो ये कहानी एक तरीके से मजबूत पक्षों को उजागर करती है, समस्याओं को रखती है, जो भी कहानी है, क्योंकि साहित्य का जो काम है अगर वो हर एक कहानी के माध्यम से अगर वो हमारे समक्ष आ रहा है तो इसका मतलब वो कहानी सार्थक है। और इस मायने में ये कहानी भी हमारे समक्ष जो है
बुलंद करती है, जो समस्या है, विद्रोही चेतना जो है उसको जागृत करने का प्रयास करती है, तो ये सफल ही है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना पार्टिसिपेट जरूर करें, मतलब भागीदार आप बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, प्रोत्साहन का काम हमारे लिए करेगा, और निरंतर हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाए। बाकी जैसा भी हो आप लोग ज़रूर अवगत कराते रहे। टेलीग्राम से कनेक्ट होने पे PDF वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज की कहानी जो है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, यहीं तक के लिए धन्यवाद।